बार स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या आयुर्वेद में इसके समाधान है या सिर्फ नियंत्रण किया जा सकता है? हम नियंत्रण से ज़्यादा जी। उसको पूरी तरह से क्योर करने में विश्वास करते हैं। त्वचा की कोई भी बीमारी हो, वे प्रायः आयुर्वेद से कंप्लीट ठीक हो जाती हैं और फिर उनका दोबारा पुनरुद्भव नहीं होता है। क्या आयुर्वेद में सोराइसिस और जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होता है, जी। उसके भी इलाज किए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये जो प्रश्न आपने किया हमसे, ये सामान्य तौर पर बहुत सारे पेशेंट्स जब आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि सर ऐसी औषधियाँ और पंचकर्म चिकित्सा उपलब्ध है जिससे रोग का समूल नाश किया जा सकता है। तो शहद भोज्य पदार्थ नहीं है, दैनिक जीवन में शहद खाने की वस्तु नहीं है। लोग रोटी पे जैम की तरह शहद लगा के खा रहे हैं या ब्रेड पर शहद लगा के खाते हैं। कुछ विज्ञापन भी मैंने देखे हैं जो शहद बनाने वाली कंपनियां हैं। मेरा कहना यही है कि आप रील देख करके या किसी ने बता दिया है और आपने कर लिया तो मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। रील जिसने बनाई आप उसको पकड़ने के लिए नहीं जा सकते। जी बिल्कुल। यदि आपको स्किन डिजीज से रिलेटेड किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है आपके मन में, या आप स्वयं या आपके परिचित किसी स्किन डिजीज से, किसी चर्म रोग से अगर पीड़ित हैं और वो हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल दीजिए। हमारे जो एंकर हैं उस पे चर्चा करेंगे मुझसे और आपके प्रश्नों का जवाब भी हम देंगे। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो पिछले सप्ताह जो हमने बात किया था, आज हम बात कर रहे हैं त्वचा पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्वचा रोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। आखिरकार सुंदर दिखना किसको नहीं पसंद है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं जो आपकी सुंदरता को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं या फिर थोड़ा दबा देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार ये ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये एलोपैथी के ज़रिए नहीं, आयुर्वेद के ज़रिए। आयुर्वेद किस तरीके से हमारी त्वचा को और सुंदर बना सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज व्यास जी। उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। सबको मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। पिछले एपिसोड में हमने एक विस्तार से चर्चा की आयुर्वेद के बारे में, और इस बार आपने जो विषय उठाया है वास्तव में आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों में त्वचा रोग को लेकर के बहुत सेंसिटिवनेस आ गई है। सब लोग सचेत हो गए हैं, सजग हो गए हैं, और हर कोई ये चाहता है कि हम सबसे सुंदर दिखाई दें। जी, सुंदरता तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कॉन्फिडेंस भी लेके आती है। जी हाँ। तो जहाँ पर आज के समय की हम बात कर रहे हैं, जो सुंदरता बहुत इम्पोर्टेंट जहाँ पर रखती है, कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन हमारी त्वचा, हमारे चेहरे और हमारे परिधान से झलकता है। बिल्कुल। तो आपने जो बात कही उसकी शुरुआत करने से पहले मैं लोगों को थोड़ी सी त्वचा के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ कि त्वचा वास्तव में है क्या। त्वचा जो है वो हमारे शरीर का वो अंग है जो सबसे बड़ा अंग है। जी। त्वचा हमारे शरीर को आच्छादित करने का काम करती है। पूरा जो हमारे शरीर का आवरण है, ये जो शरीर का ढांचा है जो हड्डियों और मांस से बना हुआ है, इसको पूरा कवर करने का काम त्वचा करती है। बिल्कुल। इसके अलावा त्वचा का काम और भी है। वो है कि त्वचा आवरण करने के साथ साथ बाहरी वातावरण में जो बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि जीवाणु हैं, उनसे हमारे शरीर का प्रतिरक्षण करती हैं। जी। शरीर के अंदर उन्हें प्रवेश होने से रोकती है, और साथ ही साथ त्वचा हमारे लिए स्पर्शनेंद्रिय का भी कार्य करती है। जी। अगर कोई हमको टच करता है तो ये टच की जो फीलिंग आती है ये त्वचा के माध्यम से आती है। जी। इसीलिए आयुर्वेद में त्वचा को स्पर्शनेंद्रिय की संज्ञा भी दी गई है। जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, चक्षुरेंद्रिय मतलब जो देखने के काम आती है, घ्राणेंद्रिय जो सूंघने के काम आती है, वैसे ही श्रवणेंद्रिय सुनने के काम आती है, रसनेंद्रिय जिह्वा जिससे हम स्वाद लेते हैं, वैसा ही एक पांचवी इंद्रिय है, वो है स्पर्शनेंद्रिय, और वो त्वचा के आश्रय से रहती है। अगर त्वचा में किसी प्रकार का रोग होगा तो वो दो तरह से हो सकता है। पहला क्रियात्मक रूप से उसमें कोई विकृति आ जाना, और दूसरा रचनात्मक रूप से विकृति आ जाना। जी। मतलब एनाटॉमिकल डिसऑर्डर और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर एनाटॉमिकल डिसऑर्डर आया है या रचनात्मक रूप से त्वचा में कोई विकृति आई है तो वो हमें दिखाई देती है कि कहीं त्वचा में खुजली हो गई है, कहीं रेडनेस आ गई है, कहीं चकत्ते पड़ गए हैं, कभी पपड़ियाँ निकल रही हैं, या कोई उत्सेद निकल आया है।
है ना, काली हो गई है त्वचा, झाइयाँ हो गई हैं, इस तरह के कई प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं जो विकृत त्वचा की पहचान होती है। वैसे ही क्रियात्मक रूप से जब त्वचा में कोई विकृति आती है तो स्पर्श ज्ञान जो होता है, जो संवेदना हमको मिलती है, उसमें विकृति दिखाई देती है। या तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, हमको कहीं पर बहुत तेज़ी से संवेदना मिलती है, या फिर कभी कभी संवेदना शून्य हो जाती है या संवेदना कम मिलती है। तो ये दो प्रकार की विशेष रूप से त्वचा में विकृतियां पाई जाती हैं। जी, अभी जो आपने बताया बहुत ही सरल भाषा में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिरकार जो स्किन है हमारी कैसे काम करती है। तो आयुर्वेद में जो हमारे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या आयुर्वेद में इसके समाधान है या सिर्फ नियंत्रण किया जा सकता है? मैडम, आयुर्वेद में किसी भी रोग के बारे में अगर बात करें तो हम नियंत्रण से ज़्यादा उसको पूरी तरह से क्योर करने में विश्वास करते हैं। तो त्वचा रोग भी उसी का एक हिस्सा है और रोग को हम समूल नष्ट करने में विश्वास करते हैं। और आयुर्वेद में इस तरह की चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध हैं, ऐसी औषधियाँ और पंचकर्म चिकित्सा उपलब्ध है जिससे रोग का समूल नाश किया जा सकता है। त्वचा की कोई भी बीमारी हो, वे प्रायः आयुर्वेद से कंप्लीट ठीक हो जाती हैं और फिर उनका दोबारा पुनरुद्भव नहीं होता है। जी, तो लोगों में सबसे पहला सवाल आखिरकार ये आता है कि हमारी त्वचा में ऐसी प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं? तो आयुर्वेद में क्या रीज़न दिया जाता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। किसी भी बीमारी को समझने से पहले उसके निदान यानी उसके कारण के बारे में जान लेना चाहिए कि वो बीमारियां आखिर होती क्यों हैं। बिल्कुल। अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो हम प्रिकॉशन लेंगे, सावधानी रखेंगे, तो वो रोग होंगे ही नहीं। जी। अब त्वचा रोग के संबंध में जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि ये दो प्रकार के कारण होते हैं त्वचा रोग के। उसको दो हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है निज कारण और दूसरा है आगंतुज कारण। ये मोटा मोटा उन्होंने प्रविभाग किया हुआ है। तो निज कारण क्या कहलाते हैं? जो शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, सप्त धातुएं, रस रक्त मांस मेद और अस्थि मज्जा शुक्र। इसके अलावा 3 मल होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं हम लोग, पुरुष, मूत्र और स्वेद। ये हमारे शरीर की पूरी जो क्रिया प्रणाली है उसको व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जब निज कारणों से, मतलब हमारे आहार और विहार से, हमारे जो खाने पीने की आदतें हैं, हमारे खाने पीने की जो मात्रा है और हमारा विहार यानी दिन भर में हम जो क्रियाकलाप करते हैं, जो आचरण करते हैं, वो प्रातः सुबह उठने से लेकर के रात में विश्राम करने तक और रात्रि को सोने की आदत से लेकर के अगले दिन सुबह तक का जो आचरण हम करते हैं वो हमारा विहार कहलाता है। तो आहार विहार की जब विकृति होती है, जो आयुर्वेद में बताई हुई, आयुर्वेद में जो बताई गई आहारचर्या और विहारचर्या है, उसके विरुद्ध अगर हमने कुछ भी आहार विहार किया है तो वो अमुक अमुक दोषों को बढ़ाते हैं। जी। जिस तरह का आहार या विहार हमने अधिक मात्रा में शुरू किया, उससे संबंधित दोष विकृत होते हैं और फिर त्वचा रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं। वो अलग अलग दोषों की विकृति के अनुसार उनके लक्षण उत्पन्न होते हैं और उनमें तरतम भाव के अनुसार वो विकार दिखाई देते हैं। वैसे ही आगंतुज कारण जो बताए हैं उसमें कोई आघात लग जाना, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें किसी ने चोट पहुंचा दी, जी। ये आघातज कारण होते हैं। और दंश जनित, किसी जीव जंतु ने काट लिया, जैसे डॉग बाइट हो जाता है ना, कई जानवर होते हैं वो आपको रास्ते चल रहे हैं और उसने चोट पहुंचा दी है या काट लिया है। कोई विषारी जीव जंतु ने काट लिया तो उसके विष से भी एलर्जिक होता है। जैसे छोटा एक कंबल कीड़ा आता है जी, बरसात के बाद काफ़ी देखने को मिलता है। तो गलती से अगर आपने उसको छू लिया है या आपकी जानकारी में नहीं है कि इसके छूने से क्या होता है, कई बार बच्चे गलती से खेल खेल में उसको छू लेते हैं, तो उसके कांटों में इस तरह का विषारी तत्व पाया जाता है कि वो एसिड निकलता है। जी हाँ, तो वो स्किन को अगर टच कर ले, उसके बाल जो होते हैं, तो तुरंत एलर्जिक रिएक्शन आती है। और मैंने इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं, छोटे बच्चे भी और बड़े भी, जिन्होंने गलती से कंबल कीड़े को छू लिया तो वो एलर्जिक रिएक्शन इतनी आई है कि पूरे शरीर पर उसको अर्टिकेरिया हो गया या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या ईचिंग हो रही है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं आगंतुज कारण के अंतर्गत आ जाती हैं।
जी। तो ये दो भाग हैं, निज कारण और आगंतुज कारण। जी, जब हम त्वचा की बात कर रहे हैं, जी तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के मन में भी आता है कि कितने प्रकार के होते हैं जो त्वचा रोग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्किन में आपने भी देखा होगा कि जी वाइट वाइट स्टार्ट हो जाता है, स्किन वाइट होने लगती है। जी तो जी बहुत जी सारे प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं जी टोटल अगर माना आयुर्वेद जाए में तो? जितनी भी त्वचा रोग हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तो हेतु के आधार पर, जैसे मैंने अभी बताया। जी। दूसरा लक्षणों के आधार पर। तो एक महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ, इस तरह से वर्णन आया है। तो महाकुष्ठ में जो जीर्ण प्रकार के त्वचा रोग हैं, जो गंभीर त्वचा रोग हैं, उनको महाकुष्ठ के अंतर्गत रखा है। और कुछ क्षुद्र कुष्ठ हैं जो छोटे प्रमाण में होते हैं, जल्दी आसानी से ठीक हो जाते हैं, वो क्षुद्र कुष्ठ के रूप में वर्णित हैं। उन्हें अलग अलग दोषों के आधार पर हम निराकरण करते हैं, निदान करते हैं कि यह किस कैटेगरी का रोग है, और उसके अनुसार फिर हम उसका चिकित्सा सूत्र तैयार करके और चिकित्सा करते हैं। जी, क्या आयुर्वेद में सोरायसिस और जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होता है, जी उसके भी इलाज किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो प्रश्न आपने किया हमसे, ये सामान्य तौर पर बहुत सारे पेशेंट्स जब आते हैं तो वो भी बोलते हैं सर ये सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, या ल्यूकोडर्मा है, पेम्फिगस है, उसके बाद में हर्पीज़ है। इस तरह की बीमारियां आयुर्वेद में वर्णन की गई हैं क्या? तो मेरा कहना ये होता है कि बीमारियां जितनी भी हैं आयुर्वेद में वर्णन की गई हैं, सिर्फ उनके नाम अलग हैं। जी। जैसे आपका नाम घर में माता पिता प्रेम से अगर कुछ बुलाते हैं तो आपका स्कूल में नाम कुछ और होता है, और जी। फ्रेंड्स आपको किसी और नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल। व्यक्ति एक ही है, लेकिन जगह बदल जाने से, समय बदल जाने से उसका नाम अलग हो जाता है, व्यक्ति नहीं बदलता। जी। वैसे ही जो रोग हैं वो समय के अनुसार और चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन बीमारियां वही होती हैं। तो सोरियासिस हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, या बाकी कोई वायरल डिजीज़ हो, बैक्टीरियल डिजीज़ हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, जी। इन सभी का वर्णन आयुर्वेद में बहुत विस्तार से किया है। और उनका हम जो हमारा एक पद्धति है निदान बनाने की, संप्राप्ति बनाने की, वो आयुर्वेदोक्त है। उसके अनुसार हम देखते हैं कि कौन से दोष उसमें विकृत हुए हैं, तरतम भाव देखते हैं कि अधिक प्रमाण में कौन सा दोष विकृत हुआ है, उससे कम कौन सा है, और उससे कम कौन सा दोष है, जी। और कौन से धातुएं उसमें इन्वॉल्व हुई हैं, जो सप्त धातुएं बताई हैं, और कौन से स्रोतस उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। उसके आधार पर उस रोग की गंभीरता को देखते हुए हम चिकित्सा उपक्रम तैयार करते हैं और फिर रोगी की चिकित्सा करते हैं। जी, पिछले एपिसोड में हमने पंचकर्म की बात की जी। थी, अभी भी आपने पंचकर्म का जिक्र किया जी। है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्या ये जो हमारे रोग होते हैं, जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसमें भी पंचकर्म कुछ अच्छा साबित होता है? जी बिल्कुल। कारगर साबित होता है? पंचकर्म चिकित्सा समग्र रूप से चिकित्सा है। पूरे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, जी। वो चाहे त्वचा रोग हो या किसी और अंग का रोग हो, किसी भी तंत्र का रोग हो, उसमें पंचकर्म चिकित्सा बहुत कारगर होती है। त्वचा रोग में जब लक्षण आए हुए हों और समय ज़्यादा ना हुआ हो तो हम उसे शमन चिकित्सा से ठीक करते हैं। परंतु सामान्यतः हम लोगों के पास जो पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी जीर्ण हो जाने के बाद में, क्रॉनिक हो जाने के बाद आते हैं, तो ऐसी अवस्था में उन्हें ठीक करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा का हमें उपचार करना होता है। क्योंकि जी। पंचकर्म चिकित्सा जो है वो शरीर से जितने विजातीय तत्व होते हैं उन्हें बाहर निकाल देता है। तो वो रोग बड़ी आसानी से और कम से कम समय में, कम से कम औषधियों के साथ में ठीक हो जाता है। वो चाहे सोरियासिस हो, चाहे वो पेम्फिगस हो, वो चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे लिकोडर्मा हो, इन सब में कारगर चिकित्सा हो जाती है। जी, तो क्या हर प्रॉब्लम में हमको पंचकर्म अनिवार्य होता है, या फिर हर्बल दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है? नहीं, हर बार पंचकर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जी। कई बार पंचकर्म के विशिष्ट कर्म की आवश्यकता, पंचकर्म एक बहुत बड़ी टर्म होती है। जी। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, पंचकर्म में 5 मुख्य प्रधान क्रियाएं हैं। लेकिन जब त्वचा रोग की बात करते हैं तो जिस तरह के लक्षण और व्याधि की गंभीरता होती है उसके अनुसार हम उन 5 कर्मों में से कोई 1, 2 या 3 उपक्रमों का सहारा लेते हैं और फिर रोगी का उपचार करते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है। जैसे सामान्य तौर पर मैं बताता हूँ कि पंचकर्म की जो क्रियाएं आयुर्वेद में बताई उनमें से त्वचा रोग में या तो वमन कराते हैं या विरेचन कराते हैं,
या दोनों की आवश्यकता पड़ती कभी कभी, या किसी एक की। जी। और सामान्य रूप से जो उपक्रम करते हैं वो होता है रक्त मोक्षण, क्योंकि त्वचा रोग में ज़्यादातर देखने में आता है कि पैत्तिक व्याधियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं पित्त दोष के बिगड़ने से, तब रक्त मोक्षण की आवश्यकता पड़ती है। वायु या कफ से भी अगर रक्त दुष्ट हुआ है तब भी रक्त मोक्षण से बहुत जल्दी उपशय मिलता है। अब रक्त मोक्षण अपने आप में एक बड़ी टर्म है। रक्त मोक्षण के लिए जलव का अवचरण, प्रच्छान कर्म और भी कई प्रकार की क्रियाएं बताई हुई हैं। तो जो उपयुक्त होता है, अगर मान लीजिए एक छोटा सा लीजन किसी स्पेशल एरिया पे बना हुआ है, मान लीजिए हाथ पे उसको कोई लीजन है, जी। तो फिर हम उसमें जलव का अवचरण करते हैं या प्रच्छान कर्म करते हैं या अलाबू लगाते हैं। लेकिन सार्वदेहिक है, जब पूरे शरीर में मान लीजिए त्वचा रोग उत्पन्न हो गया है, तब ऐसे समय पर हम उसमें सिरावेद करते हैं ताकि सार्वदेहिक शोधन हो जाए। क्योंकि आचार्यों ने कहा है सिरा सर्ववाहा, मतलब सिरा में सभी दोष बहते हैं, वो रक्त के आश्रय से बहते हैं। तो जब रक्त के आश्रय से कोई दोष बह रहे हैं तो उसे रक्त से ही बाहर निकाल देंगे तो दोषों का शमन हो जाएगा आसानी से और बहुत जल्दी उपशय मिल जाता है। जी। सर, जैसे कि आप ब्लड की बात कर रहे हैं, तो जी। क्या ब्लड दूषित होने से भी त्वचा रोग हो सकता है? हाँ बिल्कुल, रक्त जो है हमारे शरीर में, रक्त के संचार होने से ही पूरे शरीर में जो पोषण है वो पहुंचता है। जी। हम आहार मुख से लेते हैं बिल्कुल। और वो पेट में जाता है, उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद में जो पोषक तत्व हैं वो रक्त में मिश्रित हो जाते हैं बिल्कुल। और रक्त के माध्यम से शरीर के एक एक सेल्स तक वो पोषण पहुंचता है। जी। और हर एक सेल में जो भी विजातीय तत्व, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, वो वापस जो है चैनल्स के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं और फिर वो हम यूरिन के माध्यम से या लेटरिन के माध्यम से बाहर निकालते हैं और कुछ विजातीय तत्व स्वेद के, पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। जी। तो अगर रक्त का संचार व्यवस्थित नहीं है या रक्त दूषित है तो दूषित रक्त से पोषण जो पहुंचेगा वो भी दूषित पहुंचेगा और फिर जो कोशिकाओं का निर्माण होना है, प्राकृत निर्माण, उसमें व्यवधान आता है। तो प्राकृत कोशिकाएं नहीं बनती हैं और उस कारण से फिर त्वचा रोग दिखाई देते हैं। जी। आज के समय में बहुत सारे लोगों को चेहरे पर झाइयाँ देखने को मिलता है, जी। दाग धब्बे देखने को जी, मिलते जी। हैं, तो क्या इसको भी ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद के माध्यम से? हाँ, ये क्षुद्र कुष्ठ का ही एक भाग है जिसे हमारे यहाँ पर झाई के रूप से नाम से जानते हैं आम भाषा में। जी। तो आयुर्वेद में न्यच्छ, व्यंग, तिल, कालक, इस प्रकार के कुछ क्षुद्र कुष्ठ के अंदर वर्णन किए गए हैं। जी। तो आम तौर पर जो महिलाएं हैं उनमें विशेष रूप से ये समस्या देखने को मिलती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या प्रसूत अवस्था में जो माताएं स्तनपान करा रही हैं, उनमें ये ख़ास तौर से देखने को मिलता है कि उनमें झाइयाँ हो गई हैं या बटरफ्लाई शेप का यहाँ चेहरे पर या नाक के ऊपर एक निशान दिखाई देता है जो देखने में भद्दा सा लगता है। तो वो कोई क्रीम लगाती हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेती हैं, लेकिन अंततः वो फिर या तो परेशान होकर के ट्रीटमेंट बंद कर देती हैं और कुंठित होती रहती हैं, खोजती रहती हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपाय है। इसमें हम लोग रक्तमोक्षण चिकित्सा, नस्य चिकित्सा और मुखलेप इस प्रकार से उपक्रम करते हैं और कुछ स्नेह द्रव्य लगाने के लिए भी देते हैं, कुछ औषधियाँ आभ्यंतर खाने के लिए देते हैं और महीना 2 महीना में ही रिजल्ट दिखता है और वो ठीक हो जाता है आसानी से। क्या ये जो रोग हैं, त्वचा रोग जो हैं, बाहरी कारणों से ही होते हैं या फिर जो मेंटल हमारी स्थिति होती है उससे भी प्रभावित होते हैं? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है मैडम। आज मैं देखता हूँ कि आहार विहार से तो त्वचा रोग हो ही रहे हैं जी, परंतु आपकी मानसिक स्थिति का भी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। हमारे भाव कैसे हैं, हम किस तरह का सोच विचार रखते हैं, हमारी नींद पूरी होती है कि आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए हैं शरीर के जी, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ये जो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य बताए हैं ये हमारे शरीर के 3 पैर हैं। जैसे मेरे सामने एक कैमरा रखा हुआ है जी, कैमरा स्टैंड में भी 3 पैर हैं। देखिए आप, अगर एक पैर छोटा कर दिया जाए या एक पैर निकाल दिया जाए तो ये कैमरा गिर जाएगा। बिल्कुल। वैसा ही हमारा जो शरीर है इसके 3 पैर हैं जी, आहार,
निद्रा और ब्रह्मचर्य। जी। जो हम आहार लेते हैं, जो पोषक तत्व, जो भोज्य पदार्थ लेते हैं, वो बहुत संतुलित होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो हमारा भारतीय किचन है, जी। उसमें जो भोजन प्रणाली बताई हुई है, पारंपरिक भोजन प्रणाली, वो हमारे भारतीय परिवेश पर्यावरण के अनुकूल है। जी। आजकल जो प्रचलन चल गया है, हम विदेशी आहार पद्धति पर आ गए। बिल्कुल। वो वहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए ठीक हो सकता है, पर भारतीय जो पर्यावरण है यहाँ के लिए वो भोजन उपयुक्त नहीं है। हमारे यहाँ ताज़ा भोजन रोजाना बनता है, जी। सुबह शाम दोनों समय। हमारे यहाँ तो सुबह का भोजन शाम को नहीं करते हैं और शाम का भोजन सुबह नहीं करते हैं। हमेशा ताज़ा भोजन बनाते हैं और अग्नि पर संस्कारित करके भोजन बनता है। जी। अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी। तो अग्नि पर जब भोजन पकता है तो वो पवित्र हो जाता है। जी। ऐसा पवित्र भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर का पोषण अच्छा होता है। लेकिन हम जो विदेशी भोजन परंपरा पे चले गए हैं, उससे आहार हमारा बिगड़ गया। फिर निद्रा बहुत आवश्यक है। दूसरा उपस्तंभ जो है वो निद्रा। जी। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, त्वचा प्रसन्न रहती है और दमकती है। लेकिन अगर आप देखिए 2 दिन आप जागरण करके देख लें, आपकी त्वचा निस्तेज हो जाएगी। और ये अगर अभ्यास ज़्यादा दिन तक रहा कि आप रोज़ाना देर तक जाग रहे हैं और नींद पूरी नहीं हो रही, तो त्वचा में कोई ना कोई रोग होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वैसा ही ब्रह्मचर्य, एक विवाह की उम्र हमारे यहाँ तय की हुई है, उसके पश्चात ही आपको स्त्री पुरुष का संबंध बनाने के लिए आदेश है। पहले जो विद्यार्थी होते थे गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करते थे, उन्हें स्त्रियों से संपर्क नहीं होता था। तो ये इसीलिए व्यवस्था थी कि ब्रह्मचर्य का पालन हो। ब्रह्मचर्य पालन अगर होता है तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है। पर अगर समय से पहले आप उन कार्यों में लिप्त हो गए हैं जो एक उम्र के बाद होना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य आपका भंग हो जाता है। ब्रह्मचर्य भंग होता है तो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर भी। आपने देखा होगा कि जैन साधु संतों को देखिए, आप हमारे सनातन साधु संतों को देखिए, जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन कर, आप उनकी त्वचा देखिए जी। कितनी दमकती है वो त्वचा। वो किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं करते हैं, कोई क्रीम नहीं लगाते हैं वो। बल्कि जैन साधु संत तो स्नान भी नहीं करते हैं, मैंने सुना है, परंतु उनकी त्वचा कितनी तेजवान होती है। बिल्कुल। ये सब ब्रह्मचर्य का परिणाम है और आहार का परिणाम है। जी। तो आहार की भी देखिए कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था हो गई है। लोग कहते हैं हम खाना खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम भोजन करते हैं, जी। और ऋषि मुनि कहते हैं कि हम आहार लेते हैं। तो वस्तु वही है, क्रिया भी वही है, लेकिन सोच बदल जाता है, बोलने का तरीका अलग अलग हो हाँ, जाता जो है। बोलने का तरीका है उससे भाव बदल जाता है। भाव बदल जाता है तो उसका परिणाम बदल जाता है। जी। इसलिए ये जो 3 उपस्तंभ बताए हैं, इन पर हमें चलना चाहिए, तो हमारा शरीर दीर्घायु और स्वस्थ रहता है। तो त्वचा रोगों में मैं समझता हूँ कि मनोभाव का बड़ा रोल है। आप अच्छे विचार अगर रखेंगे, मानसिक स्थिति अच्छी रखेंगे, तो आपकी त्वचा दमकती रहेगी। आप जितना मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, हंसेंगे, उतनी आपकी त्वचा प्रसन्न रहेगी। जी। और आप जितना चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे और अपने आप में अंतर्मुखी होकर के विचारों में मग्न रहेंगे, आपकी त्वचा उतनी निस्तेज हो जाएगी। जी। है ना? बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कहा है, जी। स्वस्थ की परिभाषा जो है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है, आयुर्वेद में उसकी बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है और फिर WHO ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया। रोगियों की बात सब करते हैं कि रोगी कौन है, सभी चिकित्सा पद्धतियाँ, लेकिन आयुर्वेद शुरुआत में स्वस्थ व्यक्ति की बात करता है। तो स्वस्थ कौन है उसकी परिभाषा दी गई है। उसके लिए कहा है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोषः समाग्निश्च, सम प्रमाण में तीनों दोष होना चाहिए। समाग्निश्च 13 अग्नि है और पंच महाभूताग्नि, टोटल 13 अग्नि, ये भी सम प्रमाण में होना चाहिए। और जो मल की क्रिया है, शरीर में जो निष्कासित होने वाले मल हैं, स्वेद, मूत्र और पुरुष, ये भी सम प्रमाण में होना चाहिए। मोटा मोटा कहें तो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी करेक्ट होना चाहिए। जी।
इसके अलावा जो आयुर्वेद का वैशिष्ट है वो ये है कि प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। प्रसन्न होना चाहिए। क्या क्या? आत्मा, इंद्रिय और मन। जी। हमारी आत्मा जो चेतन तत्व है, जो इस शरीर में विराजमान है, जिसे मैं कहता हूँ ना कि मैं मतलब मैं आत्मा। जी। ये शरीर तो मेरा व्हीकल है जिसके द्वारा मैं चलता हूँ या क्रिया करता हूँ। तो आत्मा, इंद्रिय और मन। इंद्रिय क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ऐसा। तो ये सब प्रसन्न होना चाहिए, मतलब अपना अपना जो निर्धारित कार्य है, प्राकृतिक कार्य, वो व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। बिल्कुल। तब वो शरीर स्वस्थ कहलाता है। यदि आपका मन दुखी है, आपकी कोई ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय कार्य करने में सक्षम नहीं है, या आपकी आत्मा कलुषित है, पीड़ा उसको हो रही है, तो आप स्वस्थ की कैटेगरी में नहीं आते हैं, चाहे आपकी एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल आप सब कुछ करेक्ट हो तब भी। तो ये जी। वैशिष्ट है आयुर्वेद का। जब मन आपका दुखी होता है तो फिर जब मन दुखी होगा तो शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा और बिल्कुल। शरीर भी रोग युक्त हो जाएगा। जी, कई बार सुनने में ये आता है कि मछली और दूध नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये आपने जो विषय निकाला है मैडम, ये विरुद्ध अन्नपान के बारे में है, और मैं जी। इसके बारे में अभी आते आते सोच रहा था कि इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। कि आज जो भोजन पद्धति चल रही है, मैं देख रहा हूँ स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट की जो अभी एक परंपरा आ गई है, और मैं समझता हूँ कि भारत में अब बहुत तेज़ी से ये एक व्यापार के रूप में पनप रहा है। बिल्कुल। व्यापार तक ठीक है, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसमें स्वाद बढ़ाने वाले द्रव्यों का समावेश ज़्यादा हो गया और स्वास्थ्यवर्धक द्रव्यों का समावेश जो है वो कम हो गया है। जी। भोजन में दिखाई देने में भोजन अच्छा होना चाहिए और स्वाद अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया पे इतनी सारी रील्स में देखता हूँ, जी। है ना, खाना बनाने की तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कई बार मुझे देख के लगता है कि ये तो विरुद्ध अन्न है या विरुद्ध प्रकार का भोजन बनाया जा रहा है, और ये अगर सेवन किया जाएगा तो निश्चित रूप से रोग उत्पन्न करेगा, और त्वचा रोग तो निश्चित रूप से उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने कहा दूध और मछली की जो बात है, ये बहुत प्रचलित है हमारे यहाँ। बड़े बूढ़े कहते हैं कि दूध मछली एक साथ नहीं लेना खाना चाहिए। लेकिन न केवल दूध मछली, आयुर्वेद में एक बाकायदा इसकी बहुत विस्तृत विवरण दे रखा है, एक सूची दे रखी है कि जो विरुद्ध अन्न है। विरुद्ध अन्न एक्चुअल में होता क्या है? 2 प्रकार के आहार द्रव्य ऐसे जो एक दूसरे के विरोधी गुण वाले होते हैं, उनको अगर एक साथ सेवन किया जाए, जब हम भोजन कर रहे हैं तो एक साथ, जैसे मछली आप खा रहे हैं, जो नॉन वेजेस हैं वो अगर मछली खा रहे हैं और उसके साथ में दूध या दूध से बने हुए आहार जैसे खीर होती है, जी। है ना, वो अगर उसने लिया तो निश्चित रूप से वो त्वचा रोग का कारण होगा। तो एक दिन में इस तरह की व्याधि उत्पन्न नहीं होती, लेकिन वारंवार उसकी आवृत्ति अगर होती है, वो बार बार इस तरह का सेवन करता है विरुद्ध अन्न, तो निश्चित रूप से उसको त्वचा रोग हो जाता है। ऐसा ही एक और आहार है दूध और शहद। जी। मैं क्लिनिक में देखता हूँ कि ख़ास तौर से ल्यूकोडर्मा के जो पेशेंट्स आते हैं जिनको सफ़ेद दाग की बीमारी होती है, तो उनको जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो मैं समझता हूँ 80% पेशेंट्स मैंने अभी देखे हैं अपने 25 साल की प्रैक्टिस में, कि जिन्होंने एक लंबे समय तक दूध में शहद डाल करके खाया है या दूध पिया है। अब वो क्या सोच है, क्या सोच करके वो लेते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बोले सर किसी ने बताया था कि दूध में शहद डाल के पियो। वास्तव में तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि शहद भोज्य पदार्थ नहीं है, दैनिक जीवन में शहद खाने की वस्तु नहीं है। लोग रोटी पे जैम की तरह शहद लगा के खा रहे हैं या ब्रेड पर शहद लगा के खाते हैं। कुछ विज्ञापन भी मैंने देखे हैं जो शहद बनाने वाली कंपनियां हैं वो चला रही हैं कि रोटी पर या ब्रेड पर शहद लगा के आप खिलाइए या खाइए। जी। तो शहद रोज़ाना खाने की वस्तु नहीं है। शहद औषधि के साथ अनुपान के रूप में लेने की दवा है, और उसको दवा के रूप में ही लेना चाहिए, वो आहार द्रव्य नहीं है। दूसरी बात, शहद और दूध दोनों विरोधी गुण वाले होते हैं। जी। उन दोनों को अगर मिश्रित करके लेंगे तो निश्चित रूप से त्वचा रोग उत्पन्न होगा। ऐसे दूध और बैंगन, जो बैंगन की सब्जी होती है वो और दूध, ये दोनों भी विरोधी हैं। इन दोनों को भी अगर एक साथ आप लेते हैं तो निश्चित रूप से त्वचा रोग होगा। लेकिन हम देखते हैं आजकल शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो एक बड़ा सा स्टॉल लगा होता है भोजन का, तरह तरह के व्यंजन उसमें सजे हुए होते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप उसमें से क्या लेते हैं।
जी। है ना। जो मेज़बान है उसने तो परोस दिया आपको, आप अपनी स्वेच्छा से जो पसंद हो वो खाएं, लेकिन जो मेहमान जाते हैं वो ये सोचते हैं कि ये सब हमारे लिए ही परोसा है और ये हमको सब खाना है, अगर नहीं खाएंगे तो कुछ छूट जाएगा, तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा। तो भाई ये शरीर आपका है, आपको तय करना है कि आपके स्वास्थ्य का रक्षण कौन करेगा। आपको स्वयं जिम्मेदारी लेनी है और आपको वही भोजन करना है जो अनुकूल है, आपके शरीर के अनुकूल है। अब जैसे परहेज़ की बात आती है, डायबिटीज़ का पेशेंट अगर 4 गुलाब जामुन खाएगा तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। वैसा ही विरुद्ध अन्नपान अगर आप सेवन करेंगे और लगातार सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको त्वचा रोग उत्पन्न होंगे। जी, जैसे कि आपने रील की बात की थी, तो रील से मुझे याद आया कि जी। आजकल की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रील फॉरवर्ड की जाती है कि आप स्किन पर हल्दी लगा लीजिए या फिर चंदन लगा लीजिए, अलग-अलग लेप बताए जाते हैं। जी। तो क्या इससे सच में हमारी स्किन सही होती है? मैडम, ये रील को लेकर के मेरे मन में बहुत सारा कुछ है कहने के लिए। मैंने पिछले एपिसोड में भी बात कही थी। रील आप देखिए, अच्छी बातें आती हैं उसमें, कई बार कुछ बातें अधूरी भी होती हैं, परंतु किसी भी रील को देखने के बाद आपके मन में ये विचार आता है कि इसको मुझे अप्लाई करना चाहिए या उपयोग में लेना है, तो एक बार अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक से आप परामर्श ज़रूर लीजिए। हमारे शहर इंदौर में 3-4 आयुर्वेद महाविद्यालय अभी रन कर रहे हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट का आयुर्वेद महाविद्यालय है, अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय। वहाँ आप जा सकते हैं, सरकार ने आपके लिए व्यवस्था दे रखी है। बहुत अच्छे चिकित्सक वहाँ पर एमडी लोग बैठे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो शहर में अन्य 3 आयुर्वेद महाविद्यालय हैं। इसके अलावा पूरे शहर में आयुर्वेद चिकित्सक आपकी सेवा के लिए हैं। आप उनसे जाकर परामर्श लीजिए कि हमने रील में ये देखा है, ये क्या उचित है हमारे चिकित्सा के लिए या हम इसको सेवन कर सकते हैं। यदि उचित होगा तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ आप प्रयोग कर सकते हैं, और यदि उन्होंने कहा कि नहीं ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो आप वो मत करिए। अन्यथा कभी कभी ये होता है कि आपने रील देखा और प्रयोग शुरू कर दिया और बाद में परिणाम जब आया तो आप परेशान हो जाते हैं। अभी रिसेंट का मैं एक फिर से आपको किस्सा सुनाता हूँ। जैसे उस दिन भी मैंने एक नीम का आपको उदाहरण दिया था। अभी पिछले 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे पास मेरे एक परिचित का फ़ोन आया और उन्होंने कहा दादा वो मेरे छोटे भाई को एंकल जॉइंट में एक छोटा हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था, तो उसको किसी ने बता दिया या कहीं रील में उसने देख लिया कि आप हड़जोड़ का सेवन करो। जी, है ना, अस्थि श्रृंखला जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, और हड़जोड़ सामान्य भाषा में अपने यहाँ मालवा में कहा जाता है। और सबको पता है कि हड़जोड़ हड्डी जोड़ने के लिए काम आती है, उसका जैसा कि नाम है हड़जोड़, हड्डी जोड़ती है। बहुत अच्छी दवाई है वो हड्डी जोड़ने के लिए। निश्चित रूप से हम लोग भी उसका चिकित्सा में प्रयोग करवाते हैं, परंतु उसका प्रयोग कैसे करना है, किन्हें करना है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। वो आपको चिकित्सक ही बताएगा। तो उन सज्जन ने क्या किया, वो उसके छोटे भाई ने वो हड़जोड़ लेके आया, क्योंकि आसानी से हमारे यहाँ मिल जाती है। कई लोगों के घरों में लगी है, गमले में लगी है, और वो आसानी से लग भी जाती है। वो ले आया और उसने उसके भजिए वजिए कुछ बना करके खा लिए, और खाने के तुरंत बाद उसका गला चोक हो गया। अब उसको पता नहीं है कि ये क्यों हुआ है। गला चोक होने से ये कंडीशन हो गई कि वो पानी भी नहीं पी पा रहा था। अब और तो और वो अपना जो सलाइवा है, थूक जो होता है, उसे भी गटकने में उसको तकलीफ़ हो रही थी, और पूरे कांटे चुभ रहे थे उसको। बेचैन हो गया वो कि अभी क्या करूं मैं। तो उसने जो है हमारे मनोज भाई साहब जो हैं उनको फ़ोन किया, तो मनोज भाई साहब कहीं बिजी थे, उन्होंने कहा डॉक्टर को फ़ोन करो। तो मेरे पास फ़ोन आया, बोले दादा ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा भैया अभी एक काम करो, आप 1 कटोरी घी गर्म कीजिए, लगभग 30 से 50 ml कुनकुना गर्म कीजिए और अभी उसको पीने को दीजिए। तो बोले हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा। फिर मैं भी कहीं व्यस्त था। फिर 2 मिनट बाद फ़ोन आया, दादा कुछ करना पड़ेगा, कोई दवाई बता दो। मैंने कहा यही दवाई है, आप ये कीजिए। फिर तीसरी बार फिर फ़ोन आ गया, क्योंकि वो बेचैन था, हो तो जाएगा। मैंने कहा आपने घी दिया कि नहीं दिया? बोले नहीं दिया। मैंने कहा पहले 2 और 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके बताओ आप। तो बोले ठीक है। फिर 2 घंटे तक कोई फ़ोन आया नहीं, तो मुझे चिंता हुई। मैंने कहा वो चूँकि परिचित थे तो मैंने खुद फिर उनको फ़ोन लगाया। तो जब उसने फ़ोन उठाया तो वो नींद में थे शायद, उठे, बोले हाँ क्या हुआ दादा? मैंने कहा क्या, कैसी है तबीयत अब? बोले मैंने तो वो घी पिया और उसके बाद मैं सो गया, मुझे नींद लग गई और अभी बढ़िया हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। तो मैंने कहा भैया मैंने आपसे कहा था मुझे 15 मिनट बाद फ़ोन करके बताना, चिंता थी मुझे आपकी। तो बोले वो मुझे आराम हो गया तो मैं सो गया। कुल मिला के उसको तुरंत आराम मिल गया। अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन में उसको
ये उपचार नहीं मिलता तो उसको शायद कहीं एडमिट होना पड़ता बिल्कुल। इमरजेंसी में, और न जाने कितने पैसे उसके खर्च हो जाते। और किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर को इसका एंटीडोट पता नहीं है कि इतना आसान इसका एंटीडोट है। तो ये सिर्फ एक घटना है। ऐसी ही घटना, ये हड़जोड़ से जुड़ी हुई एक और घटना 6-7 साल पहले और हुई थी। तब भी वो पेशेंट बेचारा भागा भागा आयुर्वेद वाले की दुकान पे गया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, फिर वो मेरे पास आया तो उसको भी मैंने यही उपचार बताया। तो मेरा कहना यही है कि आप रील देख करके या किसी ने बता दिया है और आपने कर लिया तो मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। रील बिल्कुल। जिसने बनाई आप उसको पकड़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल। फिर आपकी मदद कौन करेगा? मदद आपकी आपके लोकल जो डॉक्टर्स हैं वही करेंगे। इसलिए आप जाकर के उनसे पूछ लीजिए और उसके बाद आपको जो करना है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आज के समय में जिस तरीके से बहुत ज़्यादा चलन हो गया है आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स का, तो ये सच में होता है या फिर ब्रांडिंग का सिर्फ एक जरिया बन गया है? मैडम, आयुर्वेद के नाम पर ये कॉस्मेटोलॉजी जो है ना, जी। इसमें मैं तो जब बचपन में, मेरे पिताजी भी एक्चुअली चिकित्सक हैं, बचपन से देखता आया हूँ कि टीवी पे विज्ञापनों की, रेडियो पर विज्ञापनों की बिल्कुल। भरमार है। आयुर्वेदिक क्रीम, आयुर्वेदिक लोशन, आयुर्वेदिक अमका, आयुर्वेदिक ढमका, ये अपनी मालवा की भाषा है। तो ये मैं सुनता आया हूँ, आयुर्वेद के नाम पर न जाने क्या क्या बेचा जा रहा है और एक बड़ा मार्केट है ये। जी तो मेरा कहना यह नहीं है कि ये मार्केट से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी सिर्फ इस बात की है कि आपने क्रीम बनाया, उसमें अगर आपने केसर डाला है मान लीजिए, तो केसर की मात्रा कितनी है, या उसमें आपने टर्मरिक हल्दी डाली है तो उसकी मात्रा कितनी है, और वो लगाने वाले के लिए कितना उचित है। आपने आयुर्वेदिक कह करके दंतमंजन बेचे जा रहे हैं आयुर्वेद जी के नाम पर, लेकिन पैसा कमाना उद्देश्य होने के बजाय हमें सामने वाले के स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल। बिना इस बात की फिक्र किए और आप लोगों को परामर्श दिए जा रहे हैं और अपना मार्केट डेवलप कर रहे हैं। कुछ सेंटर्स भी अभी चालू हो गए हैं सौंदर्य प्रसाधन को ध्यान में रखते हुए, कॉस्मेटोलॉजी को लेकर के आयुर्वेद के, कि हम लेप लगाते हैं या सौंदर्यीकरण करते हैं। ठीक है, परंतु सब लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप पहले बराबर तफ्तीश कर लें, जानकारी ले लें कि वो सेंटर ऑथेंटिक है या नहीं। उसको रन करने वाले जो जिम्मेवार लोग हैं वो आयुर्वेद को जानते समझते हैं और डिग्रीधारी हैं, रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, प्रशिक्षित हैं या नहीं। कुछ फर्जी लोग भी इस दिशा में काम करते हैं, बिल्कुल। व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे बच के रहें। हाँ, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी है, बाकायदा इसका ज्ञान है, उनके पास जाइए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी कॉस्मेटोलॉजी होती है, और यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि इवन आयुर्वेद में प्लास्टिक सर्जरी का भी विधान है। बर्न के केसेस के बारे में मैं कहना ये भी त्वचा रोग का ही एक हिस्सा है। जी बर्न केस, कई केसेस ऐसे आते हैं जो जल जाते हैं, वो बच्चे हों या बड़े हों। पिछले 25 साल की प्रैक्टिस में मैंने इंदौर में ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जो कई सारी चिकित्सा पद्धतियों में गए और फिर उन्हें बर्न का जो स्कार होता है वो मिटते हुए नहीं देखा। आपने देखा होगा, यदि किसी व्यक्ति को एक जगह कहीं जल जाता है तो वहाँ एक निशान पड़ जाता है, जी चमड़ी विकृत हो जाती है, या तो मोटी हो जाती है चमड़ी, या पतली हो जाती है, या फिर वहाँ पर सिलवटें पड़ जाती हैं। जी कभी कभी सफ़ेद दाग हो जाता है, कभी कभी वहाँ खुजली बहुत आती है, या हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है ना। कई बार ये होता है कि वहाँ का रोम जो होते हैं, हमारे ये बारीक बारीक केश जो हैं, ये वो रोम जल भी जाते हैं। चले जाते हैं। परंतु इन 25 सालों की प्रैक्टिस में मैंने ये अनुभव किया है कि आयुर्वेद में जो कॉस्मेटोलॉजी सुश्रुत आचार्य ने बताई है वो इतनी ज़बरदस्त है कि एक दिन से लेकर के पिछले 10 साल पुराना बर्न केस भी अगर आयुर्वेद में आता है तो वो 90-95% तक ठीक हो जाता है। जी सुश्रुत ने खुद कहा है, व्रण वस्तु न नश्यति। जो व्रण वस्तु होती है, जहाँ कोई घाव हुआ है, चोट लगी है, वो पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं होता है। व्रण वस्तु बोलते हैं उसको, वो व्रण वस्तु न नश्यति, वो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। तो ऐसे उन्होंने उपक्रम बताए हैं, व्रणोपक्रम बताए हैं, व्रणोपक्रमणीय अध्याय के अंतर्गत सुश्रुत संहिता में। तो
वो उपचार अगर व्यवस्थित किया जाता है, उसमें जलों का अवचरण है, क्षार कर्म है ना, कृष्णीकरण है, सवर्णीकरण है, ऐसे लेप भी बताए हुए हैं, उनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो बर्न के केसेस में आपको एक आध केस थोड़ा सुनाना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जी एक बिल्कुल। बच्ची मेरे पास आती है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से। वो जब 3 साल की थी तो गर्म पानी के बॉयल होते हुए पानी के भगोने में वो बैठ गई गलती से, तो उसका पूरा जो है यहाँ पेट से लेकर के घुटने तक का जो हिस्सा है वो पूरा बर्न हो गया। उसका जिनाइटल एरिया, पीछे का जो बटक है वो सारा जल गया, चमड़ी उसकी। उन्होंने एडमिट किया, वो कुछ दिन बच्ची आइसोलेशन में रही और धीरे धीरे हील हो गया वो, परंतु चमड़ी जो है उसकी विकृत हो गई, पूरी सिलवटें पड़ी हुई थी, चमड़ी जो है वो सिकुड़ गई थी, कई जगह सफ़ेद निशान हो गए थे, उसको सफ़ेद दाग हो गए थे। और चूंकि वो लड़की है, माता जी। पिता को बड़ी चिंता हुई कि ये बड़ी होगी तो इसकी शादी ब्याह कैसे करेंगे, और उसका उठना बैठना मुश्किल था, उसके जो लिगामेंट्स थे वो श्रिंक हो गए थे, तो वो खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती। कई बार अगर वो उसको ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया तो वो स्किन टेयर हो जाती थी और वहाँ से ब्लीड होने लगता था। तो कहीं से उसको पता चला और वो लेके आए मेरे पास, और फिर हमने उसको जलों का अवचरण चिकित्सा शुरू की और कुछ खाने के लिए औषधियाँ और लगाने की औषधियाँ शुरू की। और हालांकि ट्रीटमेंट में समय लगा, 2 साल तक वो लगातार मेरे पास हर महीने उस बच्ची को लेकर के आते थे और 2 साल में वो लगभग 80% ठीक हो गई। उसके बाद में फिर बीच में ये कोविड का समय आ गया, जी। तो वो 2-3 साल ब्रेक किया उन्होंने, फिर दोबारा अभी लाना शुरू किया है। अब वो बच्ची 95% तक ठीक हो गई है। आप आश्चर्य मानेंगे कि जिस जगह पर जल जाता है वहाँ रोम नहीं आते हैं, लेकिन उस बच्ची को रोम भी आ गए हैं। ये मेरे लिए भी एक बड़ा चमत्कार का विषय है कि जी। आयुर्वेद इतना बड़ा काम कर सकता है। ये इसको बोलते हैं नैनो सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी, जहाँ मॉडर्न में प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं, दूसरी जगह की चमड़ी निकाल करके अफेक्टेड पार्ट पर ओवरलेप करके उसको चिपका देते हैं। जी। लेकिन उम्र के साथ जब व्यक्ति बड़ा होता है तो वो फिर जो लगाया हुआ, मालवा की भाषा में कहें तो वो जो थेगला लगाया हुआ होता है वो छोटा पड़ जाता है, जी। तो फिर विकृत चमड़ी बाहर दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद से जो विकृत हुई चमड़ी है वो वापस प्राकृत हो जाती है। ये इसका वैशिष्ट्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। जो पुराना एपिसोड था हमारा, जो लास्ट एपिसोड था हमारा, उसको दर्शकों ने बहुत ज़्यादा देखा भी है और उसको पसंद भी किया है। जी मैडम। तो आई होप कि ये भी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। जहाँ पर हम त्वचा रोग की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग कभी कभी कॉस्मेटिक यूज़ कर लेते हैं जो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट कर जाती है, तो उससे बच कर रहे। आपकी जो सुंदरता है वो किसी क्रीम से नहीं आ सकती है, आपका मन सुंदर होना चाहिए। ऐसे वीडियोस हम फिर से आपके लिए लेकर आएंगे। और जो अगला एपिसोड हमारा होने वाला है वो होने वाला है स्किन में जो डिसीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। एक बात मैं बीच में आपको थोड़ा टोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। जी। मैं सभी दर्शकों से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको स्किन डिजीज़ से रिलेटेड किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है आपके मन में, या आप स्वयं या आपके परिचित किसी स्किन डिजीज़ से, किसी चर्म रोग से अगर पीड़ित हैं और वो हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल दीजिए। हमारे जो एंकर हैं उस पे चर्चा करेंगे मुझसे और आपके प्रश्नों का जवाब भी हम देंगे। तो मेरी गुजारिश है कि एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाने की कृपा करें। जी बिल्कुल, आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी जो टीम है बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करेगी। ऐसे वीडियोस लगातार हम आप तक लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।